स्वागत है। मैं सीबी सर आज आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स चल रहे थे जिसमें से एल्कोहल के टॉपिक्स खत्म हो गए। आज हम लोग शुरू करेंगे ईथर। देखिए, ईथर में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात की जाएगी आज, ईथर में दो तरीके के ईथर की बात की जाएगी। एक ईथर कहा जाएगा ईथर, सिंपली ईथर रहेगा। एक साइक्लिक ईथर की भी बात की जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ईथर होता क्या है, देखिए। देखिए, जो ईथर होते हैं वह डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल कहे जाते हैं। अर्थात एल्कोहल का जो होगा, हम जैसे एल्कोहल के, ये एल्कोहल है, इसमें से -H को घटाएं और प्लस एल्किल ग्रुप को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, RO एल्किल ग्रुप। यह कहलाएगा हमारा ईथर। एक क्या कहलाएगा, हमारा ईथर कहलाएगा। अर्थात अगर हम इसके जनरल फार्मूले, सामान्य सूत्र की बात करें, तो जो ईथर का होता है R1OR2 होता है। सामान्य सूत्र क्या होगा, R1OR2 होगा। अब देखिए R1 और R2 क्या क्या हो सकते हैं। यदि R1 बराबर R2 हो, बराबर कोई भी एल्किल ग्रुप हो, तो हमारा सममित ईथर होता है। कौन सा ईथर होगा, सममित ईथर, जिसे हम लोग सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। इसे क्या नाम देंगे, सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। अब जरा देखिए, यदि R1 इक्वल टू नॉट R2 इक्वल टू एल्किल ग्रुप, अर्थात R1 और R2 सेम ना हो, क्या हो, दोनों। गुड इवनिंग दीपक जी, गुड इवनिंग मगनेश। देखिए, अगर R1 और R2 सेम ना हो तो यह हमारा कहलाएगा असममित ईथर, जिसे हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या नाम देंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर नाम देते हैं। कब, जब R1 इक्वल टू R2 नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स के लिए, यदि हम R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू CH3 ले लें, तो जो ईथर बनेगा हमारा वह CH3 OCH3 को कौन सा ईथर बनेगा। देखिए, दोनों तरफ समान ग्रुप होने के कारण से यह हमारा सममित ईथर कहलाएगा। अगर R1 इक्वल टू CH3 हो और R2 इक्वल टू C2H5 हो, तो जो ईथर बनेगा वह हमारा होगा, देखिए, CH3 OC2H5, यह हमारा कहलाएगा असममित ईथर। क्या कहलाएगा, असममित ईथर कहलाता है। क्लियर हो गया। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर की बात की गई। कौन कौन से, जब दोनों R1 R2 सेम होंगे तो हमारा सिमेट्रिकल ईथर होगा। अगर R1 R2 सेम नहीं होंगे तो वह हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। ये तो बात
ईथर की हो गई। अब जरा ईथर पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईथर ROR है। देखिए इसके बॉन्ड पेयर की संख्या 2 है, लोन पेयर भी 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। और इस लोन पेयर के कारण से, लोन पेयर के कारण से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बिंड हल्का से होना चाहिए क्या, टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल ना होने के बजाय क्या हो जाता, थोड़ा सा झुक जाता है, तो अर्थात बिंड आकार का इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिंड आकार में हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर होता है उसका बॉन्ड एंगल जो होता है वह घट जाता है, और घट जाने के किससे घट जाएगा, टेट्राहेड्रल अर्थात 109 डिग्री से बॉन्ड एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा। ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई। अब अगर हम लोग बात करते हैं, एक मिनट दे दो प्लीज। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रिपरेशन का, कैसे ईथर को प्रिपेयर किया जाता है। देखिए अब प्रिपरेशन की जरा बात कर लेते हैं हम। देखिए प्रिपरेशन में दो मेथड्स हैं। पहला है मेथड्स है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, अर्थात एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्कोहल के किसके निर्जलीकरण के द्वारा भी हमारा क्या होता है, ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब एथिल अल्कोहल को हम लोग सांद्र H2SO4 130 से 140 130 से 140 सेंटीग्रेड ताप पे गर्म करते हैं, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और CH3 CH2 O CH2 CH3 अर्थात हमें प्राप्त हो जाता है क्या, ईथर। ये हमारा मेथड्स रहा किसके द्वारा, जब हम किसके एथिल अल्कोहल को 130 से 140 सेंटीग्रेड ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है क्या, डाई एथिल ईथर। तो चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है वह सेकंड मेथड ही पूछा जाता है, विल्मिंसन सिंथेसिस। विल्मिंसन सिंथेसिस ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर जब भी पेपर में पूछा जाता है तो यही सिंथेसिस पूछी जाती है कि विल्मिंसन ईथर सिंथेसिस क्या होती है। देखिए विल्मिंसन जो ईथर सिंथेसिस होती है
यह सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों के बनाने में प्रयोग की जाती है। जो विल्सन सिंथेसिस है वह हमारे सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों के प्रिपरेशन में प्रयोग की जाती है। चाहे सिमेट्रिकल ईथर बनाना हो तो भी हम विल्सन सिंथेसिस का प्रयोग करते हैं, यदि अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो भी विल्सन सिंथेसिस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए विल्सन सिंथेसिस होती क्या है, जब हम एल्किल हैलाइड को ठीक बेस के साथ करते हैं, आर डैश के साथ कर रहे हैं, तो यहां से देखिए एन ए यक्स निकल जाता है और हमें मिलता है आर ओ आर डैश प्लस एन ए यक्स। क्या बनता है, आर ओ आर डैश और एन ए यक्स मिलता है, अर्थात यह हमारा अगर आर डैश आर के बराबर होगा तो सिमेट्रिकल ईथर, अन्यथा हमारा क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम आर ओ अगर हम ले लें आर एक्स प्लस ए आर ओ एन ए ले लें तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, आर ए आर ओ ए आर प्लस एन ए एक्स। यह एक हमारा एरोमेटिक ईथर है, वह भी ऑब्टेन हो सकता है, जो कि कैसा है हमारा, ये जो है ये ए आर का मतलब बेंजीन रिंग है, C6H5 है, अर्थात ये जो ईथर प्राप्त होगा इसे दिस इज योर ए ईथर की बात की। अब इसकी जरा मैकेनिज्म की हम बात कर लेते हैं, कैसे मैकेनिज्म होगी इसकी। मैकेनिज्म जरा देखा जाए इसकी, तो क्रिया विधि, क्रिया विधि में जो होता है आर डैश ओ माइनस आर यक्स होता है, ए माइनस इसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है और यह स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है। तो क्या होगा, आर डैश धीरे धीरे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन, इधर देखिए ये जो आर डैश है इसका ऑक्सीजन ओ इसके बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये आर हो जाएगा, ये बॉन्ड एक्स ब्रेकिंग करेगा, पार्शियल नेगेटिव इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यह बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और यह हमारा फर्स्ट स्टेप होता है और आर डैश ओ आर का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस एक्स माइनस निकल जाएगा। यह हमारी मैकेनिज्म हो जाती है। यहां से क्या करता है, यह जो आर देखिए था आर ओ एन ए, ये था, ये ब्रेक करके आर डैश ओ माइनस बनेगा और एन ए प्लस बनेगा। यही आर ओ माइनस यहाँ पर लिया गया है, जो कि बेस होता है, बेस स्लो स्टेप से पहले फॉर्मेशन ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेगा और यह ट्रांजिशन जो स्टेट होगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और फिर एक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो दूसरा निश्चित रूप से बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए, एक चीज ध्यान रखा जाएगा, नोट में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जो बेस लिया जाता है, बेस मीन्स आर ओ एन ए,
यह टर्सरी सोडियम या पोटेशियम का टर्सरी ब्यूटाक्साइड नहीं होना चाहिए। क्या? सोडियम और पोटेशियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड, सोडियम या टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड जिसे हम लिखते हैं CH3 TriCONA, गिव एलिमिनेशन रिएक्शन विथ प्राइमरी कामा सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड। अगर हम क्या ले लें, टर्सरी सोडियम या पोटेशियम ब्यूटा ऑक्साइड को ले लें, तो देखते क्या है कि यह हमारा क्या हो जाता है, बल्कि ईथर ना बनने के बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने लगता है। जरा देखा जाए कैसे। ये मान लिया जाए टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड है, जब इसको CH3 CH2Cl दे दें तो एक्चुअल में क्या होता है, यह इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ये इथिलीन का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर लेता है? इथिलीन का फॉर्मेशन कर लेता है, और यह एक एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। इसीलिए जो है, अगर हम टर्सरी ब्यूटाक्साइड बेस लेंगे तो कभी भी एथिल अल्कोहल नहीं लेंगे। हाँ, एक चीज है, अगर यहां पर हम इसके साथ देखिए, अगर इसके साथ हम एथिल अल्कोहल ले लें, सॉरी मेथिल अल्कोहल ले लें, तो हमें भले आपका बन जाएगा CH3CH3OCH3। जैसे आपने प्राइमरी लिया अल्कोहल, वैसे यह एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, कभी भी ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसलिए जब भी हम बात करेंगे किसका, विल्किंसन सिंथेसिस में टर्सरी ब्यूटाक्साइड बेस की बात करेंगे, तो कभी भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं लेंगे। उसका कारण ये होता है कि यह हमारा क्या करता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, ईथर का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्लियर हो गया ये? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड का। तीसरा जो मेथड्स है फ्रॉम एल्किल हैलाइड से। किससे? फ्रॉम एल्किल हैलाइड से। देखिए CH3CH2 CH3CH2Cl, जब इसको हम Ag2O देते हैं तो हमें बनता है CH3CH2OCH2CH3। हमारा क्या बन जाता है, यह साइक्लिक ईथर बन जाता है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से एल्किल हैलाइड से सिल्वर ऑक्साइड देते हैं तो भी हमें सिमेट्रिकल ईथर ऑब्टेन्ड होता है। चलिए, ये तो रहा ईथर। अब हम इसके जरा प्रॉपर्टीज के भी बारे में बात कर लेते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। अब हम सिमेट्रिकल की बात ही नहीं कर रहे हैं। सिमेट्रिकल में तो चाहे जिधर जोड़े चाहे जिधर ऐड करें, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करने चल रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यही रिएक्शन पूछी जाती है, हमेशा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, अर्थात अनसिमेट्रिकल ईथर में कि क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। देखिए, सिमेट्रिकल ईथर की तो बात ही खत्म हो। जैसे मान लिया जाए सिमेट्रिकल ईथर है, CH3 OCH3 है। अगर आप इसे HI की रिएक्शन कराते हैं तो चाहे जिधर जोड़िए, चाहे इधर I जोड़िए, H को इधर जोड़िए, या H को इधर जोड़िए, I को इधर जोड़िए, प्रोडक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रोडक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल की बात आती है तो सबसे बड़ा डिसाइड ये होता है किधर न्यूक्लियोफाइल लगेगा और किधर हमारा इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं जरा। देखिए, अगर ये ROR' है, अनसिमेट्रिकल ईथर है, इसे बॉन्ड 1 कह रहे हैं, इसे बॉन्ड 2 कह रहे हैं। बॉन्ड 1 जब ब्रेक कर रहा है, जब बॉन्ड 2 ब्रेक कर रहा है। देखिए, दोनों में कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, बात इस पर आ रही है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा? अगर हम NUH ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? NUH ले रहे हैं। अब हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग होने चल रहा है। देखिए, बॉन्ड ब्रेकिंग होने चल रहा है। कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, अब जरा देखें। अगर ये पहला बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बॉन्ड कौन सा? ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो RNU प्लस R-OH। अगर बॉन्ड 2 ब्रेक हो रहा है, R-OH प्लस RNU। एक मिनट। अगर बॉन्ड 1 ब्रेक हो रहा है, RNU, बॉन्ड 2 ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा R2 ब्रेक होगा तो ROH प्लस R-NU। ये हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग से मिला। बॉन्ड ब्रेकिंग से क्या मिला? ये मिला हमारा। अगर बॉन्ड ए ब्रेक हो रहा है तो प्रोडक्ट ए बन रहा है। अगर बॉन्ड ये 2 वाला ब्रेक हो रहा है तो प्रोडक्ट ए बनेगा। लेकिन अब हम कैसे पहचान करेंगे, कैसे प्रोडक्ट्स को लिखेंगे? तो यह जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, यह हमारे R और R' पर निर्भर करता है। किस पर? बॉन्ड इस एल्किल ग्रुप की संरचना पर निर्भर करेगा। एल्किल ग्रुप की क्या संरचना होगी उसकी चर्चा करते हैं। चलिए, इसमें बॉन्ड 1 R, बॉन्ड 2, breaking of bond 1 or bond 2 depends nature of alkyl group। किस पर निर्भर करेगा? एल्किल ग्रुप के नेचर पर निर्भर करेगा कि एल्किल ग्रुप कैसा होगा। उसकी चर्चा करते हैं कि भाई प्राइमरी एल्किल ग्रुप है कि सेकेंडरी एल्किल ग्रुप है कि टर्सरी एल्किल ग्रुप है, इसकी बात हम लोग करते हैं।
पहला पॉइंट्स की बात करते हैं हम लोग, केस फर्स्ट। जब दोनों एल्किल समूह प्राइमरी हो। क्या कह रहा है? जब दोनों एल्किल ग्रुप हमारे क्या हो? प्राइमरी हो, तब जब दोनों एल्किल समूह प्राइमरी हो तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन से, जब दोनों एल्किल समूह प्राइमरी हो तो न्यूक्लियोफाइल उस एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा जिसके पास, जिस एल्किल ग्रुप के पास कम कार्बन होंगे। कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल उधर जुड़ेगा जिधर हमारे क्या होगा? कार्बन की संख्या कम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें CH3 CH2, बताइए जरा, अगर इस पर हम HUNU का एडिशन कराएं, बताइए। इसे बॉन्ड वन ब्रेकिंग कह रहे हैं, इसे बॉन्ड टू ब्रेकिंग कर रहे हैं। जरा बताइए कमेंट में, बॉन्ड वन ब्रेक करेगा या बॉन्ड टू ब्रेक करेगा? बताइए जरा तो कमेंट्स में। एच और न्यूक्लियोफाइल है, अब इसमें बताइए कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा? बॉन्ड वन ब्रेक करेगा या बॉन्ड टू ब्रेक करेगा? देखिए, आपने कहा कि देखिए जब दोनों एल्किल ग्रुप समूह प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, देखिए ये भी हमारा क्या है? प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो न्यूक्लियोफाइल उस एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा जिस एल्किल ग्रुप के पास कार्बन की संख्या सबसे कम होगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग कहां होगी? यहां पर होगी, अर्थात NU इधर जुड़ेगा और H इधर जुड़ेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह CH3 बनेगा, CH2 बनेगा और NU बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा और CH2OH। ठीक, वेरी गुड भाई। बॉन्ड वन ब्रेक करेगा, ये कंफर्म हो गया कि जब दोनों एल्किल ग्रुप हमारे प्राइमरी होंगे तो बॉन्ड हमेशा न्यूक्लियोफाइल उधर जुड़ेगा जिधर हमारे कार्बन की संख्या कम होगी। जैसे हम अगर बात कर लेते हैं ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन में, अगर CH3 और CH3 है, अगर इसे हम HI की अभिक्रिया कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल्दी से बताइए। क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा?
इसमें देखिए ये तो H+ हो जाएगा और I- हो जाएगा, तो I- उधर जुड़ेगा जिधर पर क्या होगा, हाइड्रोजन की कार्बन की संख्या सबसे कम होती है, I इधर जुड़ जाएगा, H इधर, यहीं से बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी, तो CH3I बन जाएगा और CH3 CH2 और OH का फॉर्मेशन हो। क्लियर हो गया ये चीज? क्या बातें की गई? जब दोनों एल्किल ग्रुप हमारे प्राइमरी हो। ठीक, चलिए अब दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है, केस सेकंड कहता है, जब एक एल्किल ग्रुप 3 डिग्री हो 3 डिग्री हो तथा दूसरा एल्किल ग्रुप यहां लिख दीजिए सेकंड, जब एक एल्किल ग्रुप टर्सरी हो तथा सेकंड एल्किल ग्रुप दूसरा एल्किल ग्रुप प्राइमरी हो, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल उस ओर जुड़ता है जिधर टर्सरी एल्किल ग्रुप होता है। क्लियर? अब देखिए जरा क्या कहता है कि एक एल्किल ग्रुप हमारा क्या है, सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो उससे कोई मतलब नहीं हो, लेकिन एक कंडीशन कर रहा है, एक हमारा क्या हो, टर्सरी हो। अगर इसकी एचआई की रिएक्शन कराई जाए तो हमारा क्या प्रोडक्ट्स बनेगा, जरा बताइए। बॉन्ड 1 ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड हमारा ये बॉन्ड ए ब्रेक करेगा या बॉन्ड बी ब्रेक करेगा? जल्दी से बताइए। बॉन्ड 1 ब्रेक करेगा। अगर बॉन्ड 1 ब्रेक करेगा, यहां का बॉन्ड ब्रेक किया, देखिए अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहां पर क्या लगेगा, यानी इधर लग जाएगा और एच, ओ सॉरी, आई इधर है, देखिए ये टूटेगा तो H+ बनेगा और I- बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 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 और बन जाएगा I+CH3 CH2I। क्लियर हो गया कि किधर से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी अगर ऐसी कंडीशन दिया गया हो तो।
अब जरा हम एक केस और बात कर लेते हैं। देखिए, अगला महत्वपूर्ण केस है केस थर्ड की बात कर रहा है, जब एक ग्रुप एल्किल हो तथा दूसरा ग्रुप फेनिल हो, तो न्यूक्लियोफाइल उस ओर जुड़ता है जिधर एल्किल ग्रुप होता है। देखिए, जब हमारा एक ग्रुप क्या है, एल्किल है, और दूसरा ग्रुप हमारा क्या है, एरिल ग्रुप है या फेनिल ग्रुप, चाहे इसे एरिल ग्रुप भी नाम से जानते हैं, सिंपली लोग ए आर भी लिख देते हैं। तो ए आर है, ओ सी एच थ्री है, और इसे एच आई से रिएक्शन कराए रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल किधर जुड़ेगा, हमारा एल्किल ग्रुप के तरफ जुड़ेगा, अर्थात आई जाएगा इसके साथ, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, आई इधर लग जाएगा, एच इधर लग जाएगा, तो ए आर ओ एच बन जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच फोर बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग ईथर के, अनसिमेट्रिकल ईथर दिया गया है, उसके बॉन्ड ब्रेकिंग को कैसे चेक करते हैं। ठीक, कैसे, किधर से कब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल किस डायरेक्शन में जुड़ेगा। देखिए, समरी में बता दे रहा हूं, ये दोनों ग्रुप प्राइमरी हो तो एल्किल न्यूक्लियोफाइल उधर जुड़ता है जिधर जो है कार्बन की संख्या सबसे कम होती है। लेकिन जब एक ग्रुप टर्सरी हो, दूसरा प्राइमरी हो, तो न्यूक्लियोफाइल उधर जुड़ेगा, अरे सॉरी, हाँ, सी एच थ्री आई होगा। ठीक, ओके ओके, क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर भाई, चलिए, वो सी एच थ्री आई होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए, जेसल्स मेथड। जेसल्स मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप। जेसल्स मेथड, देखिए, जेसल्स मेथड के द्वारा हम लोग कैसे मेथॉक्सी ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं। जेसल्स मेथड के द्वारा हम लोग एल्किल ग्रुप का कैसे, जो मेथॉक्सी ग्रुप है, मेथॉक्सी, जेसल्स मेथड, मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप, अर्थात इस ग्रुप का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, जरा देखा जाए कैसे करते हैं।
ये हमारा ROCH3 है। ये क्या है? इसकी अभिक्रिया हम HI से करा दिए, तो हमें देखिए क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा और CH3I बन जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया AgNO2 से NO3 से करा देंगे तो CH3NO3 बन जाएगा प्लस AgI बन जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं, देखिए CH3 ग्रुप इक्वलेंट टू AgI ग्रुप। इन दिस रिएक्शन में जितना हमारा OCH3 ग्रुप था, जितना हमारा OCH3 ग्रुप था उतना ही हमारा देखा जाए तो यहां पर AgI का भी फॉर्मेशन हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं इन दिस रिएक्शन मेथॉक्सी ग्रुप इज इक्वलेंट टू AgI ग्रुप। अब जो कहा जाता है परसेंटेज ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप इक्वल टू percentage of methoxy group is equal to 31 into molecular weight of AgI into 100 upon molecular weight of AgI into weight of ether। मेथॉक्सी ग्रुप के द्वारा हम मेथॉक्सी ग्रुप की गणना कैसे करते हैं? देखा जाए तो मेथॉक्सी ग्रुप की गणना कैसे करते हैं, हम सबसे पहले यहां से क्या देंगे, HI देंगे तो ROH बनेगा और CH3I बनेगा, और फिर यह AgI का फॉर्मेशन जब ये AgNO3 देंगे तो जितना एक मालिक्यूल हमने OCH3 लिया था तो एक ही मालिक्यूल हमारा AgI बना, तो OCH3 इक्वल टू AgI हो गया। परसेंटेज ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप इक्वल टू 31 वेट ऑफ AgI, वेट ऑफ AgI इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgI इंटू वेट ऑफ ईथर। अगर इन सब की वैल्यू को रख दिया जाए तो हमें क्या करते हैं, कितना मेथॉक्सी ग्रुप परसेंटेज में उपस्थित होगा उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात हम करने चल रहे हैं, बात कर रहे हैं हेलोजिनेशन को। हेलोजिनेशन ऑफ ईथर। देखिए ईथर का हेलोजिनेशन करते हैं। अगर ईथर का हेलोजिनेशन करेंगे, कोई भी ईथर है, जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 OCH2 CH3, अगर इसको सनलाइट के उपस्थिति में क्लोरीन दे दिया तो क्या हो जाएगा, एक से H हट करके वहां पर Cl लग जाएगा और कोई चेंजेस नहीं होता। अगर इसी को Cl2 और फोटोकेमिकल लाइट कह दें, एक्सेस में ले लिया जाए, कहां ले लिया जाए, एक्सेस में ले लिया जाए, हाँ क्या करें दिन, ठीक है वेरी गुड। चलिए अब जरा क्लोरीन के एक्सेस में ले लिया जाए तो जितने हाइड्रोजन होते हैं, ऑल हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय Cl। जितने हाइड्रोजन हैं सब क्या हो जाएंगे, Cl से रिप्लेस हो जाएंगे, CCl2 O CCl2 CCl3। क्लियर हो गया? जितने हाइड्रोजन होंगे सबके सब क्या हो जाएंगे, वो रिप्लेस कर।
ये तो बात किसकी हो गई? हेलो, जरा वेट करिए 1 मिनट का। एक मिनट जरा रुकिए तो थोड़ा सा। एक मिनट जरा रुके रहिए, बस थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो गया है। बस 1 मिनट वेट कर लीजिए बस। रुकिए बस। चल ही नहीं। मैं- हाँ? नहीं नहीं, क्लास स्टार्ट नहीं होगी। बस एकाएक यही आ गया।
सबके सब। हाँ? कोई दिक्कत नहीं, खोल दीजिए, मैं बोर्ड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ना सर, बस ना। चलिए, चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। हाँ, चल रहा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अब ऑक्सीकरण का। किसका बात कर रहे हैं? ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन। देखिए, जब देखिए जब ईथर का ऑक्सीकरण तभी होता है, बात समझिए, ईथर का ऑक्सी ईथर का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण तभी होगा जब अल्फा हाइड्रोजन होगा। ऐसे लिखिए तब ज्यादा ज्यादा क्लियर। जब एल्किल ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्या होगा? यह तभी पॉसिबल होगा जब एल्किल ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। चलिए बात करते हैं। अब इसमें देखिए, पहली बात तो क्या कहा, जब ईथर का ऑक्सीकरण तभी होगा जब एल्किल ग्रुप के पास हाइड्रोजन। अब देखिए, एल्किल ग्रुप है तो उसके पास कम से कम कितना होगा? दो हाइड्रोजन तो होगा ही। ऐसा है एल्किल ग्रुप जिसके पास अल्फा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन होंगे। अल्फा कार्बन के पास दो अल्फा हाइड्रोजन होगा, वह कार्बन COOH समूह में बदलेगा। तथा जिसके पास जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, वह कीटोन में बदलेगा। क्लियर? ये क्या कर रहा है, समझिए पहले। कह रहा है कि ईथर का ऑक्सीकरण तभी होगा जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर उसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है तो वह किस में बदलेगा? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। यदि एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वह हमारा कीटोन में बदलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखा जाए, K2Cr2O7H+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया गया। यहाँ पर देखिए, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2
यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2, इसको ऐसे कर लीजिए, CH3 कर लीजिए, एक और बढ़ा लीजिए। ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CHOH प्लस CH3 COH। अर्थात हम कह सकते हैं जिसके पास केवल एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो सॉरी 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा, वह सदैव किस में बदलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यदि हम बात करें दूसरे ईथर की, जो हमारा इस तरीके का ईथर है, अगर इसका ऑक्सीकरण करते हैं K2Cr2O7H प्लस के उपस्थिति में, तो यहां से क्या होगा, यहाँ देखिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 1, तो ये वाला कार्बन किस में बदलेगा, COH ग्रुप में, और ये किस में बदलेगा, कीटोन में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COOH। अरे CH3 COH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर हो गया, किसमें बदलेगा, एक जिसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे वह कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, जिसमें कितने 3 एक हाइड्रोजन होगा वह हमारा किस में बदल जाएगा, वह बदल जाता है हमारा, क्या कहते हैं, कीटोन में बदलेगा। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग है एल्कोहल ईथर की। अगला लास्ट हेडिंग है डिहाइड्रेशन। ईथर का डिहाइड्रेशन, ठीक, एक एसिड दीपक जी, एक कीटोन में। ठीक, वेरी गुड भाई। अब हम जरा डिहाइड्रेशन की चर्चा कर लेते हैं। डिहाइड्रेशन में क्या कहता है, देखिए CH3 CH2, देखिए डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट जो यूज किए जाते हैं, सांद्र H2SO4, हीट Al2O3 हीट। ये हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर की बात है। ठीक, और अनसिमेट्रिकल जो ईथर है, ये एलिमिनेशन तभी होगा जब बीटा के पास हाइड्रोजन होगा। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये भी अल्फा है, ये बीटा है। तो क्या होगा, यहां भी एलिमिनेशन होगा, यहां भी एलिमिनेशन होगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH। क्लियर, प्लस H2O का डिहाइड्रेशन है तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमेट्रिकल में भी होगा भाई, बशर्ते बीटा के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। बीटा के पास हाइड्रोजन होगा तो सिमेट्रिकल में भी होगा। अरे भाई इसको हटा दीजिए, इस CH3 को हटा दीजिए, तो भी आपका ईथर का डिहाइड्रेशन होगा, ऐसा कोई नहीं है। ये तो बात हो गई किसकी, ईथर की। अब चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स,
इसी से रिलेटेड हम बात करने चल रहे हैं साइक्लिक ईथर की। साइक्लिक ईथर या इसे इपो ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। इपो ऑक्साइड या ऑक्सीरेंस, साइक्लिक ईथर कहा जाए, चाहे इपो ऑक्साइड कहा जाए, चाहे जो कहा जाए, सारी चीजें सेम है। चाहे साइक्लिक ईथर कहा जाए, चाहे इपो ऑक्साइड कहा जाए, चाहे ऑक्सीरेंस कहा जाए, सभी हमारे क्या कहलाएंगे? ईथर ही कहलाते हैं। अब इनके बात कर लेते हैं जरा प्रिपरेशन के। देखिए प्रिपरेशन का नंबर है कि एल्किल हैलाइड की जरा बात, वो सारी एल्कीन से का बात कर लेते हैं। जब इसको Cl2 वाटर देते हैं तो बनता है RCH, OH और Cl। यहाँ का Cl यहाँ का H निकल जाता है और RCH, ये हमारा साइक्लिक ईथर ऑब्टेन्ड हो जाए। या दूसरा मेथड प्रिपरेशन का है, आप पर एसिड्स दे दीजिए C6H5। पर एसिड का मतलब 3 ऑक्सीजन का एसिड दे दीजिए तो हमारा क्या बन जाता है? साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारे साइक्लिक ईथर के फॉर्मेशन के मेथड्स हैं। देखिए इसमें केवल मेनली 2 रिएक्शंस ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं। कितने रिएक्शंस? बहुत छोटा टॉपिक्स है। 2 रिएक्शन रिंग ओपनिंग पढ़ना है। कौन सी पढ़ना है? रिंग ओपनिंग। अब किस तरीके की रिंग ओपनिंग आप पढ़ेंगे? एक एसिड कैटालाइज की रिंग ओपनिंग होगी, एक हमारी किसकी होगी? बेस कैटालाइज रिएक्शन की रिंग ओपनिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन में, इसके प्रॉपर्टीज की बात करें रिएक्शन में तो सबसे पहले बात करते हैं रिंग ओपनिंग। रिंग को ओपन करना है भाई, रिंग ओपनिंग की बात की जा रही है तो रिंग कैसे ओपन होगी? किधर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, किधर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेस कैटालाइज रिंग ओपनिंग। नंबर 1 क्या है? बेस कैटालाइज कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग। बेस कैटालाइज्ड बेस बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग। बेस के उपस्थिति में रिंग ओपनिंग होनी है। अगर बेस कैटालाइज्ड है तो न्यूक्लियोफाइल
अटैक टू लेस हिंडर्ड क्या कर रहा है, यदि हमारा रिएक्शन बेस कैटेलाइज्ड है तो किधर अटैक करेगा, सदैव किधर करेगा, लेस हिंडर्ड कार्बन। जो न्यूक्लियोफाइल होगा वह हमारा किधर अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड कार्बन, अर्थात उस ओर अटैक करेगा जिधर कार्बन में हिंडर्ड का मतलब एल्किल ग्रुप की संख्या कम होना, जिधर एल्किल ग्रुप की संख्या ज्यादा होती है उसे मोर हिंडर्ड कार्बन कहा जाता है, जिधर एल्किल ग्रुप की संख्या कम होती है उसे लेस हिंडर्ड कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH3 COH। क्लियर, किधर अटैक करेगा, जिधर हमारा लेस हिंडर्ड कार्बन हो। और यह रिएक्शन हमारी SN2 रिएक्शन कहलाती है। अब जरा देखिए, न्यूक्लियोफाइल ए होगा, ये किधर अटैक करेगा, इस डायरेक्शन में, ये इधर जाएगा और जो H होगा इसके साथ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 बनेगा, CH3 बनेगा और नीचे तरफ OH हो जाएगा, इधर CH हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा और इधर OCH। क्लियर, किधर अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा। और जो इसमें जानते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल ही होता है, सबसे जरूरी बात कि इसमें क्या कहा गया कि न्यूक्लियोफाइल उधर से अटैक करेगा जिधर लेस हिंडर्ड कार्बन होगा। न्यूक्लियोफाइल ही हमारा बेस का कार्य करता है, न्यूक्लियोफाइल ही हमारा किधर किसका कार्य करता है, बेस का कार्य करता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है, फाइल ही बेस का कार्य करता है। अर्थात न्यूक्लियोफाइल सदैव लेस हिंडर्ड कार्बन की तरफ अटैक करता है। अगर हम बात करें, देखिए एक अनदर क्वेश्चन की, क्वेश्चन है CH3 COC और दिया जा रहा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CNA। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, जरा देखिए यहां पर क्या होता है, यही हमारा क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल जो बनेगा इसमें देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C-, यही हमारा बेस का कार्य भी करेगा और बेस का कार्य करने के कारण से इधर से अटैक करेगा, तो ये चला जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा CH3 यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। एक ही H यहाँ लगा रहेगा तो एक H यहाँ। क्लियर,
ये तो बात हो गई किसकी, एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग, तो सॉरी बेस कैटालाइज रिंग ओपनिंग। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दूसरा, एसिड कैटालाइज, एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग। एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग किधर कैसे होती है, जब हमारा इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहे, न्यूक्लियोफाइल अटैक टू मोर हिंडर्ड कार्बन। अर्थात जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वह किधर अटैक करेगा, जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, जिस पर क्राउडिंग ज्यादा होगी उधर अटैक करेगा। दूसरा, OH एंड न्यूक्लियोफाइल एंटी टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी होंगे। जैसे अब एसिड कैटालाइज रिएक्शन होनी है, अब देखिए पहले तो एसिड के प्रेजेंस में होना है, तो CH3 OH H प्लस, इसका देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, CH3O माइनस और H प्लस बनेगा। ये CH3O माइनस कहां अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा, अर्थात CH3CH3 और ये बन जाएगा OCH3 और CH3 और OCH3 एंड OH आर एंटी टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अर्थात एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा। ये तो हो गया क्या हमारा साइक्लिक ईथर। ठीक, अब हम बात करते हैं साइक्लिक ईथर के बाद थोड़ा सा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्राउन ईथर। जब यहां तक पढ़े हैं तो थोड़ा सा और जान लीजिए क्राउन ईथर। क्राउन ईथर क्या होते हैं, देखिए क्राउन ईथर क्या होते हैं, कहा जाता है क्राउन ईथर क्राउन ईथर आर साइक्लिक पॉलीमर, क्राउन ईथर आर क्या है, साइक्लिक पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। सिंपली क्या कहा गया, जो हमारे देखिए क्राउन ईथर क्या होते हैं, कहा गया साइक्लिक पॉलीमर होते हैं किसके, एथिलीन ग्लाइकॉल के। चलिए देखते हैं।
ये सभी हमारे साइक्लिक ईथर कहलाते हैं। इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं पहले हम आपको बता देते हैं। इनका नाम लिखने का तरीका, इनके यहां से काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसे जो नाम लिखा जाएगा 12 क्राउन। कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4। तो इसका जो नाम पढ़ा जाएगा 12 क्राउन 4 ईथर। नाम क्या पढ़ा जाएगा इसका? 12 क्राउन 4 ईथर पढ़ा जाएगा। जरा अब इसका नाम पढ़ के बता दीजिए क्या होगा। इसका नाम पढ़ के बता दीजिए क्या होगा। दीपक, नाम बताइए क्या पढ़ा जाएगा इसका। अरे भाई कितने हैं देखिए, यहां से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो क्या नाम पढ़ा जाएगा? 18 क्राउन। कितने ऑक्सीजन? 1 2 3 4 5 6। इसका नाम पढ़ा जाएगा 18 क्राउन 6। क्लियर? क्या हो गया? 18 क्राउन 6। अब हम आपको बता देते हैं 18 क्राउन 6 मीन्स। क्या इसका अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए, 18 मीन्स होता है 18 मेंबर रिंग। क्या पढ़ा जाता है? 18 मेंबर रिंग कंपाउंड कंपाउंड आउट ऑफ विच 18 मेंबर रिंग बनेगी। देखिए, 18 का जो पहले गिनती बताएगी और रिंग की संख्या बताएगी कितने मेंबर रिंग है। तो कितने मेंबर रिंग है? 18 मेंबर रिंग है। उसमें से 18 माइनस कितने क्राउन वाले घटा लीजिए, 6 बराबर 12। कितने हुए? 12। 12 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ कार्बन। उसमें से 12 एटम हमारे किसके होंगे? कार्बन के होंगे। और दैट इज 6 क्या होंगे? एथिलीन ग्रुप होंगे। 16 हमारे क्या होंगे? एथिलीन ग्रुप होंगे।
अर्थात दैट इज CH2 ग्रुप। 6 हमारे CH2 देखिए, 1 2 3 4 5 6 CH2 ग्रुप हैं। एंड एंड 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? क्राउन का अर्थ 18 क्राउन 6 मीन्स होता है 18 मेंबर रिंग कंपाउंड आउट ऑफ विच 18 माइनस 6 बराबर 12 एटम्स ऑफ कार्बन दैट इज 6 एथिलीन ग्रुप होंगे एंड 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन होंगे। ये होता है 18 क्राउन 6 मीन्स होता है। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। हम लोगों ने एल्कोहल को डिटेल में पढ़ा। एल्कोहल के साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा? ईथर पढ़ा, साइक्लिक ईथर पढ़ा और क्राउन ईथर पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी, अब हम लोग पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड टॉपिक्स। एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, नेक्स्ट टाइम क्लास हमारी चलेगी, वह होगी फिनॉल की। वह क्लास किसकी होगी? फिनॉल की। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी कल मुलाकात होगी तो आप लोगों को फिनॉल के साथ होगी। अपने और मित्रों को बता दीजिए, क्लासेस पर डे 5:30 बजे से चल रही है। जितना लोग हो सके ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए और इसका फायदा उठाइए कि क्लासेस चल रही हैं, आप लोग जुड़िए। और इस एलटी के एग्जामिनेशन में ये बहुत पूरा डिटेल में ही पूछा जाएगा। देखिए, क्वेश्चन इजी टीजीटी की तरीके क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए आपको बहुत मेहनत करके पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, आज आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक सभी लोगों को भाई गुड नाइट, थैंक यू। ओके, थैंक यू भाई। ओबीएस बंद है।